नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसएमई आईपीओ एंड मेन बोर्ड आईपीओ। यहाँ पे कई लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है और कई लोग को यहाँ पे नहीं पता कि एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उसमें क्या क्या तरह की रिक्वायरमेंट होती है और भी कई सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में रहने वाला, तो वीडियो यहाँ पे एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कीजिएगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं आईपीओ क्या होता है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके अंदर जब भी किसी कंपनी को यहाँ पे शेयर को सेल करना होता है और पब्लिक में यहाँ पे फर्स्ट टाइम जाना होता है तो उनको आईपीओ लाना होता है। आईपीओ के जरिए वो लोग पैसा उठाते हैं जो यहाँ पे कंपनी के अंदर काम में लगाते हैं या फिर इन्वेस्टर प्रमोटर अपना थोड़ा बहुत स्टेक सेल भी कर सकते हैं। तो इसमें आईपीओ में दो टाइप के आईपीओ होते हैं, एक होता है यहाँ पे मेन बोर्ड आईपीओ और दूसरा होता है यहाँ पे एसएमई प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस रहने वाला है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात की जाए तो एसएमई आईपीओ के अंदर यहाँ पे जो एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग होती है वो एसएमई प्लेटफॉर्म पे होती है। यानी स्टॉक एसएमई प्लेटफॉर्म के स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं वो बीएसई एसएमई और एनएसई इमर्ज। तो एनएसई इमर्ज या बीएसई एसएमई पे इनके लिस्टिंग हमें होते हुए देखने मिलती है, जो यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज कंपनीज होती है उनके लिए बनाया गया है। पर जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होते हुए हमें देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस यही है, यहाँ पे डायरेक्ट सीधा एनएससी बीएससी पे लिस्ट होते हैं और ये जो छोटी साइज के आईपीओ होते हैं एसएमई आईपीओ वो बीएससी या फिर एनएसई इमर्ज पे हमें लिस्टिंग होते हुए देखने मिलते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे मिनिमम पोस्ट इश्यू जो कैपिटल होता है, यानी आईपीओ लाने के बाद उनके पास कितना कैपिटल होना चाहिए, तो वो एसएमई आईपीओ के लिए यहाँ पे 1 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक होता है पोस्ट इश्यू कैपिटल, यानी कैपिटल आफ्टर द आईपीओ। और मेन बोर्ड आईपीओ के लिए 25 करोड़ से ज्यादा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सीडिंग 25 करोड़, यानी 25 करोड़ से ज्यादा अगर यहाँ पे कैपिटल है तो फिर वहाँ पे मेन बोर्ड के अंदर कंसीडर किया जा सकता है। वो यहाँ पे लार्ज बिजनेस विद स्टेबल फाइनेंशियल वाले आईपीओस होते हैं मेन बोर्ड। अगर यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे इसके अलावा आईपीओ साइज की, तो एसएमई आईपीओ जो वो तो छोटी साइज़ के होते हैं, 10 करोड़ से 50 करोड़ के आसपास के आईपीओ होते हैं। तो कई आईपीओ यहाँ पे 5-6 करोड़ के भी होते हैं और थोड़े 50 करोड़ से ज़्यादा भी होते हैं, पर जनरली यहाँ पे 10 से 50 करोड़ के आसपास हमें यहाँ पे एसएमई आईपीओ देखने मिलते हैं। इसके अलावा जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, 100 करोड़ से ऊपर के हमें आईपीओ देखने मिलते हैं। कई तो यहाँ पे 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ तक भी हमें देखने मिले। एलआईसी जैसे हमने देखा था 21,000 करोड़, ह्यूंडई का हमने देखा था 25,000 करोड़। तो बड़ी साइज़ के आईपीओ में यहाँ पे मेन बोर्ड के अंदर लिस्टिंग होते हुए देखने मिलते हैं और जो छोटी साइज़ के आईपीओ होते हैं वो हमें यहाँ पे एसएमई बोर्ड के अंदर लिस्ट होते हुए देखने मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो वो भी यहाँ पे अलग अलग रहती है। एसएमई आईपीओ की बात की जाए तो यहाँ पे मिनिमम 1 लाख से 2 लाख के बिटवीन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी रहती है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे थोड़ा बड़ा होता है। और मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर ये जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 10,000 से 15,000 रुपए के बीच में होती है, क्योंकि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को भी यहाँ पे प्रोत्साहन किया जाता है कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करे ताकि वो भी यहाँ पे बड़ी कंपनियों के अंदर हिस्सेदारी ले सके। पर यहाँ पे एसएमई आईपीओ के अंदर रिटेल को यहाँ पे डिस्करेज किया जाता है ताकि वो यहाँ पे बड़ी अमाउंट की टिकट साइज रखी जाती है 1 लाख से 2 लाख के बीच में, ताकि कम से कम यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेंट कर सके। पर यहाँ पे मेन बोर्ड के अंदर 10,000 से 15,000 रखे जाते हैं ताकि सब लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके। अगर यहाँ पे बात की जाए इसके अलावा यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एसएमई आईपीओ के अंदर यहाँ पे रिलेटिवली जो थोड़े क्राइटेरिया होते हैं वो थोड़े ईजी होते हैं। पर जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट हमें यहाँ पे फाइनेंशियल ऑपरेशनल गवर्नेंस सब कुछ देखा जाता है बाय रेगुलेटर। सेबी जो सेबी होती है वो यहाँ पे सारा काम करती है, यहाँ पे सब कुछ जांच परख के यहाँ पे इनको आईपीओ के लिए मंजूर दी जाती है। पर एसएमई आईपीओ के अंदर ये जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे इतना हार्ड नहीं होता। यहाँ पे कंपनीज डू नॉट नीड टू हाईली प्रॉफिटेबल बट मस्ट मीट बेसिक फाइनेंशियल ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। जो बेसिक फाइनेंशियल ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही यहाँ पे मीट करने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट यहाँ पे फाइनेंशियल के स्टेटमेंट क्या होना, ऑपरेशनल क्या होना, गवर्नमेंट्स क्या होना, वो सब इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता एसएमई आईपीओ के अंदर, पर मेन बोर्ड के अंदर हमें देखने मिल जाता है। अगर इसके अलावा बात की जाए पे अंडर राइटिंग रिक्वायरमेंट की, तो एसएमई आईपीओ में वो 100% अंडर राइटिंग इज मैंडेटरी, जबकि मेन बोर्ड आईपीओ में अंडर राइटिंग यहाँ पे ऑलवेज यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होती। पर कई बार यहाँ पे हमें अंडर राइटिंग मेन बोर्ड आईपीओ में देखने मिल जाती है कि अंडर राइटिंग यानी कि जब भी कोई आईपीओ लाता है तो फिर मर्चेंट बैंक जो होते हैं वो यहाँ पे अगर आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ तो फिर भी वहाँ पे मर्चेंट बैंक को वहाँ पे सारे के सारे शेयर खरीदने पड़ते और वहाँ पे उसको लिस्टिंग करानी पड़ती है। पर मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और ब्रांड प्रेजेंस होती है, उसके कारण यहाँ पे ज़्यादा उनको जरूरत नहीं पड़ती कि वो मर्चेंट बैंक के साथ अंडर राइटिंग का यहाँ पे कंपलसरी कर दें कि अगर आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो तो फिर मर्चेंट बैंक थोड़ा बहुत खरीद लेंगे। जनरली यहाँ पे
मेन बोर्ड आईपीओ में भराते हुए फुल्ली देखने मिल जाते हैं। अभी तो हमने रिसेंटली देखा एसएमई आईपीओ भी काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने मिले थे। तो यहाँ पे भी अभी तक ऐसे जरूरत हमें कई बार देखने तो नहीं मिलती, पर मर्चेंट बैंक अगर यहाँ पे आईपीओ ओवर सब्सक्राइब नहीं होता तो फिर मर्चेंट बैंक भी यहाँ पे आईपीओ को जो बचा हुआ पोर्शन होता है वो खुद को उनको खरीदना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे 100% अंडर राइटिंग इस मैंडेटरी होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे लॉक इन पीरियड की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ दोनों में अलग अलग लॉक इन पीरियड होता है। यहाँ पे जो प्रमोटर होते हैं उनको प्री आईपीओ के जो शेयर्स होते हैं वो 3 साल तक मिनिमम होल्ड करने पड़ते हैं लिस्टिंग के बाद। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इससे दिखती है कि यहाँ पे प्रमोटर सच में यहाँ पे कमिटेड है, वो सिर्फ एसएमई के आईपीओ करा के वो भाग नहीं जाएंगे। यहाँ पे उनको 3 साल तक मिनिमम रहना पड़ेगा और यहाँ पे बिजनेस को वहाँ पे कमिटमेंट उनकी दिखती है। अगर मेन बोर्ड की बात की जाए तो 18 मंथ से लेकर 3 ईयर के आसपास का यहाँ पे प्रमोटर के लॉक इन पीरियड होता है। इतना टाइम उनको मिनिमम वहाँ पे होल्ड करना पड़ता है। डायरेक्ट लिस्टिंग के दिन वो वहाँ पे सारा माल ऑफलोड नहीं कर सकते। इसके अलावा बात की जाए पे इन्वेस्टर टाइप की, तो एसएमई आईपीओ के अंदर जनरली यहाँ पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, जो एचएनआईस होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं और एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वो यहाँ पे पार्टिसिपेंट ज़्यादा करते हैं। रिटेल पार्टिसिपेंट को यहाँ पे थोड़ा दूर रखा जाता है क्योंकि एसएमई आईपीओ थोड़ा रिस्की होते हैं। अगर मेन बोर्ड आईपीओ की बात की जाए तो यहाँ पे सब टाइप के इन्वेस्टर आ जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, फॉरेन इन्वेस्टर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, सब टाइप के यहाँ पे हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हुए देखने मिल जाते हैं। और यहाँ पे रिटेल भी पार्टिसिपेंट इजीली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टिकट साइज जो होती है वो एक छोटी साइज की होती है। अगर इसके अलावा बात की जाए यहाँ पे वॉलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी की, तो एसएमई आईपीओ के अंदर हायर वॉलेटिलिटी होती है एंड लोअर लिक्विडिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम शेयर्स होते हैं, काफ़ी कम यहाँ पे वॉल्यूम्स होता है। उसके कारण क्या होता है, कई बार स्पाइक्स होती है, कई बार यहाँ पे शेयर के अंदर सर्किट लग जाती है। जो यहाँ पे बिड एंड आस्क का गैप होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होते हैं। समटाइम्स शेयर रिमेन इलिक्विड फॉर लॉन्गर पीरियड, कई बार बहुत लंबे टाइम तक भी वहाँ पे इलिक्विडिटी रहती है, नहीं वहाँ पे बस सर्किट पे सर्किट लगती जाती होती है। और यहाँ पे बिड आस्क में काफ़ी बड़ा डिफरेंस भी हमें देखने मिलता है। तो वहाँ पे वो बात का जरूर से ध्यान रखने का, जब भी अगर एसएमई आईपीओ में अगर आप यहाँ पे स्टॉक्स को ले बाय कर रहे हो या फिर आप आईपीओ के अंदर पैसे लगाए, तो कई बार वहाँ पे लिक्विडिटी के भी इश्यू आते हैं। आप चाहते हुए भी वहाँ पे कोई स्टॉक से नहीं निकल सकते या नहीं खरीद पाते कई टाइम। अगर मेन बोर्ड आईपीओ की बात की जाए तो यहाँ पे लोअर वॉलेटिलिटी होती है और हाई लिक्विडिटी होती है। यहाँ पे भी कई बार सर्किट लगती है, पर यहाँ पे चांसेस थोड़े कम होते हैं एसएमई आईपीओ के मुकाबले, तो क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी बड़ी साइज के आईपीओ होते हैं, इसके लिए यहाँ पे इतनी यहाँ पे लिक्विडिटी की इश्यू हमें ज़्यादातर देखने नहीं मिलती। यहाँ पे इन्वेस्टर इजीली बाय या सेल कर सकते हैं शेयर। इसके अलावा बात की जाए पे माइग्रेशन टू मेन बोर्ड, तो एसएमई आईपीओ जो होते हैं वहाँ पे सर्टेन क्राइटेरिया मीट करने के बाद वो यहाँ पे एनएससी बीएससी के मेन बोर्ड के अंदर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। और मेन बोर्ड आईपीओ यहाँ पे डायरेक्ट ही बीएससी एनएससी पे लिस्ट होते हैं, तो वहाँ पे माइग्रेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पर एसएमई आईपीओ बाद में जाके वहाँ पे मेन बोर्ड पे लिस्ट हो सकते हैं, अगर वहाँ पे सर्टेन फाइनेंशियल रेगुलेटरी क्राइटेरिया यहाँ पे मीट करे तो फिर। अगर यहाँ पे इसके अलावा बात की जाए यहाँ पे ऑफर डॉक्यूमेंट वेटिंग की, तो यहाँ पे देख सकते हैं एसएमई आईपीओ जो होते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट वेटिंग बाय स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो यहाँ पे सारी जाँच पड़ताल करते हैं कि यहाँ पे आईपीओ के डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है कि नहीं है। पर जो मेन बोर्ड आईपीओ होता है उसके अंदर हमें यहाँ पे सेबी के द्वारा ये सब चीज़ें की जाती है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स होते हैं। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रीत से मेन बोर्ड आईपीओ को लाया जाता है। और जो एसएमई आईपीओ होता है वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज ही सारा काम यहाँ पे कर देती है, वहाँ पे सेबी की वहाँ पे रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। पर अभी रिसेंटली अभी कुछ आईपीओ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे ट्रैफिक सोल का, और इसके अलावा अभी 2-3 आईपीओ के अंदर रिसोर्सफुल के अंदर यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई थी, तो उसके कारण अभी सेबी शायद आने वाले टाइम के अंदर सेबी का मैंडेटरी भी कर सकती है कि सेबी भी यहाँ पे जाँच पड़ताल करेगी। पर उसके बारे में अभी फिलहाल में कोई पक्की न्यूज़ नहीं है, तो फिर जब भी यहाँ पे कोई न्यूज़ आएगी हम आपको बता देंगे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगर इसके अलावा बात कीजिए यहाँ पे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की, तो जो एसएमई आईपीओ होते हैं उनको यहाँ पे हाफ ईयरली रिपोर्टिंग करनी होती है। जैसे मेन बोर्ड के अंदर हमने देखा यहाँ पे हर क्वार्टरली यहाँ पे रिजल्ट्स आते हैं, यहाँ पे उनको फाइल करने पड़ते हैं फाइनेंशियल एवरी 3 मंथ, एंश्योरिंग मोर ट्रांसपेरेंसी, ताकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और एसएमई आईपीओ में ऐसा नहीं होता कि हर 3 मंथ, पर यहाँ पे हाफ ईयरली में उनको यहाँ पे रिपोर्ट करना पे जरूरी होता है और डिस्क्लोज करना पड़ता है एवरी 6 मंथ। तो ये थे यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंस, आपको यहाँ पे कुछ जानने मिला होगा, आज कुछ सीखने मिला, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हम यहाँ पे लर्निंग के वीडियोस भी आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। इसके अलावा भी कई सारे वीडियो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, या फिर लास्ट में एंड स्क्रीन की तरफ जाके देख सकते हो NSDL CDSL क्या होता है, यहाँ पे DRHP क्या होता है, उन सब के ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।